नमस्ते। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले शिवा बावनी की कुछ कविताएं पढ़ रहा था तो देखा दो कविताओं की अंतिम पंक्ति एक ही है, स्याहमुख नौरंग सिपाहमुख पियरे। उनकी पृष्ठभूमि, उनका संदर्भ भी एक ही है। तो इस कड़ी में उन दोनों कविताओं के विषय में बात करेंगे। जरा सुन लेते हैं पहले। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहे बे के जोग ताही खरो कियो चाहे जाड़न के नियरे। जान गैर मिसल गुसीले गुसाधारी मन किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो। सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे। तमक ते लाल मुख सेवा को निरख भये, तमक ते लाल मुख सेवा को निरख भय। स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। सारी पात साही के अमीर जोरे ठाड़े तहां लाए के बैठायो को सुबन के नियरे। देखी के रसीले नैन गर्व गसीले भय, देखी के रसीले नैन गर्व गसीले भय। करी न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण बनत जब धर्यो कर मुठ पर तबे तोर गन के निकस गए जियरे। देख तेग चमक सेवा को मुख लाल भयो, देख तेग चमक सेवा को मुख लाल भयो। स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। कहिए मजा आया ना? तो संक्षेप में इन कविताओं का संदर्भ यह है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को निमंत्रण दिया कि अपने आगरा के दरबार में वो आए और शिवाजी महाराज वहां पहुंचे। आगे क्या हुआ ये तो हम बताएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को निमंत्रण दिया, शिवाजी महाराज पहुंचे। ऐसा क्यों हुआ? भाई ऐसा इसलिए हुआ कि शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत के लिए कुछ किले फतेह किए थे। मुगलिया सल्तनत के लिए शिवाजी महाराज ने? ऐसा कैसे हो गया? भाई ऐसा इसलिए हुआ कि पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज को ऐसा करना था। पुरंदर की संधि, ये कैसी संधि करनी पड़ गई शिवाजी महाराज को? ये और इस जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए मात्र इतिहास नहीं, भूगोल भी समझना पड़ेगा। हमें इन दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, यानी मुगलिया पक्ष और शिवाजी महाराज का पक्ष। तो पहले मुगलों के पक्ष से शुरुआत करते हैं। मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी के अंदीजान शहर से चलकर अपने परदादा तैमूर की राजधानी समरकंद की तरफ बढ़ा। समरकंद भी उज्बेकिस्तान में है। समरकंद से वो काबुल पहुंचा, लेकिन काबुल पहुंचने के बाद समरकंद हार गया। अब बाबर के सामने सवाल ये था कि पश्चिम दिशा में जाकर समरकंद को जीतने की फिर से कोशिश की जाए या फिर पूर्व दिशा में भारत पर चढ़ाई की जाए। तो काबुल से लाहौर के रास्ते बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। उसे रोकने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली से निकला। दिल्ली से लगभग 80-90 किलोमीटर उत्तर की दिशा में पानीपत में दोनों सेनाओं की मुलाकात हुई और वहां बाबर ने इब्राहिम लोदी और लोदी सल्तनत को खत्म कर दिया। 1526 ईस्वी की यह लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानी जाती है और इसके बाद बाबर ने भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। बाबर के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ हुमायूं, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद उर्फ अकबर और फिर नूरुद्दीन मोहम्मद यानी जहांगीर ने इस मुगलिया सल्तनत का विस्तार किया। इस सल्तनत की राजधानी दिल्ली से 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ आगरा में थी। इसका विस्तार कुछ ऐसे हुआ। आगरा के पश्चिम में आज के राजस्थान का जो उर्दू भाग है वो मुगलिया सल्तनत ने अपने कब्जे में किया और आगरा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में आज के उत्तर प्रदेश, उत्तरीय मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग के जो मैदानी इलाके हैं वो सब भी मुगलिया सल्तनत के कब्जे में आए। ये विस्तार कुछ 100 सालों में हुआ, लेकिन इन 100 सालों में मुगल दक्षिण की ओर ज्यादा नहीं बढ़ पाए। इसे समझने के लिए जरा भूगोल भी देख लेते हैं। बाबर की जन्मस्थली अंदीजान जो फरगना घाटी में है, उसके उत्तर में तियन शान पर्वतमाला और दक्षिण में अलाई पर्वतमाला है। अंदीजान से समरकंद का रास्ता लगभग 600 किलोमीटर का पथरीला रास्ता है। समरकंद से काबुल का रास्ता लगभग 850 किलोमीटर पथरीला रेगिस्तान है।
समरकंद तक बाबर की सेना छोटी थी। काबुल में बाबर ने काफी समय बिताया और सेना को बड़ा किया। फलस्वरूप काबुल से लाहौर की तरफ बाबर की जो सेना निकली, वो पथरीले रेगिस्तान में कैसे लड़ाई की जाए, कैसे कूच की जाए, ये समझती थी। काबुल से लाहौर का जो रास्ता है, उसमें से आधे में तो हिंदू कुश पर्वतमाला का दक्षिण भाग है, जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला के बाद पंजाब के खुले मैदान शुरू हो जाते हैं। तो बाबर की ये सेना जो कि पथरीले रेगिस्तान में लड़ती थी, उसे खुले मैदान मिले जहां पर आराम से खाना मिलता है और खूब सारा पानी मिलता है। आगरा से पूर्व दिशा में भी इसी तरह के मैदान हैं। परिणाम यह हुआ कि मुगलिया सल्तनत बंगाल तक बढ़ती चली गई। आगरा के पश्चिम में हालांकि रेगिस्तान है, लेकिन सपाट जमीन है, और राजस्थान के कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर बाबर को और उसके बाद के सुल्तानों को कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विजय मिली। अब आते हैं आगरा के दक्षिण में। चंबल की घाटियां, मालवा का पठार, मालवा के पठार के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, उसके दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा के दक्षिण में दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के पश्चिम में अरब सागर, और उससे पहले कोंकण का तट, और उससे पहले सह्याद्री के उत्तुंग शिखर। यह ज्योग्राफी दुरूह है, मुश्किल है। इसके अलावा अहम बात एक और है। जहांगीर ने और उसके बाद शाहजहां ने अहमदनगर केंद्रित निजाम शाही को खत्म किया। निजाम शाही बहुत बड़े एरिया में फैली थी, लेकिन ये जो एरिया है, ये सूखा प्रदेश है, कम बारिश होती है। तो जो सेना यहां लड़ती थी, उसका रसद और कुमद यानी उसकी सप्लाईज वो बहुत दूर से लानी पड़ती थी। तो यहां लड़ाई करना न केवल ज्योग्राफी की वजह से मुश्किल है, सेना की मेंटेनेंस की वजह से भी मुश्किल है। इस निजाम शाही के दक्षिण में बीजापुर स्थित आदिल शाही थी, और इसके पूर्व में गोलकोंडा स्थित कुतुब शाही थी। ये दोनों कुतुब शाही और आदिल शाही बड़ी थीं और खूब मालदार थीं। इनकी सेनाएं डिसिप्लिन थीं, तो दक्षिण में जा पाना आसान नहीं था। तो ये तो रहा संक्षेप में मुगलिया पक्ष। अब दूसरा पक्ष इस कड़ी में और भी संक्षेप में देखते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ। उनके दादाजी मालोजी राजे भोसले, उनके पिताजी निजाम शाही में सेवारत थे, और इनके पास बहुत बड़ी जागीरें थीं। यही इसके मालिक, एडमिनिस्ट्रेटर सब थे। लेकिन निजाम शाही खत्म होने के बाद हालांकि शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत के मुलाजिम हुए और जागीरदारी का वही सिलसिला जारी रहा, लेकिन उनकी जागीरों को सुल्तान की तरफ से एक अजीब सी थ्रेट हमेशा बनी रहती थी। जब हमारे शिवराय बड़े हुए, तब उन्होंने कहा कि भाई हमारी जागीर का कंट्रोल हम खुद अच्छे से करेंगे, और इसलिए सन 1647 से 1649 1647 to 1649 ईस्वी के बीच शिवाजी महाराज ने 4 किलों पे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ये किले कौन से थे? राजगढ़, तोरणा, कोंढाणा और पुरंदर। उसके बाद इस रीजन के यानी पुणे और उसके आसपास के जो मावल रीजन है, उसके दक्षिण पश्चिम में जावड़ी में उन्होंने मौर्य वंश के नए राजा को स्थापित किया। लेकिन यह वंश शिवाजी महाराज से नाखुश रहने लगा। परिणाम यह हुआ कि 1656 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर कब्जा किया, जिसके कारण उन्हें कोंकण तट का एक्सेस मिला। अगले 2-3 सालों में उन्होंने वसई, कल्याण और संगमेश्वर के शहर, दुर्ग अपने कब्जे में किए, और इसके साथ साथ 1658 में जुन्नर और अहमदनगर में, जहां पर मुगलिया सिपहसालार थे, वहां पर आक्रमण किया। इसकी वजह है वो आगे की कड़ियों में हम बताएंगे। 1660 में बीजापुर के सिपहसालार अफजल खां की मुलाकात शिवाजी से प्रतापगढ़ में हुई, और यहां पर शिवाजी ने अफजल खां को खत्म किया। इस मुलाकात की और प्रतापगढ़ की लड़ाई की गूंज पूरे भारत में फैली। इसके बाद ही कुछ रिवर्सल्स हुए शिवाजी महाराज के लिए। सिद्दी जौहर के नेतृत्व में पन्हाड़ा दुर्ग शिवाजी महाराज के हाथ से जाता रहा। फिर औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां दक्कन का सूबेदार बन के आया, और उसने कुछ किले फतेह किए। चाखड़ की लड़ाई बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। शाइस्ता खां ने अपना अड्डा पुणे के लाल महल में बनाया। ये वो लाल महल था जहां पर शिवाजी खुद बड़े हुए थे। 1663 के अप्रैल की वो घटना है
जब शाइस्ता खां पे शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया और अंधेरे में जब शाइस्ता खां अपनी जान बचा के भागा तो उस पर जो प्रहार हुआ उसमें उसकी 3 उंगलियां कट गईं। बड़ा मजेदार किस्सा है, ये हम आगे की कड़ियों में बताएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि शाइस्ता खां को तो गुस्सा होकर औरंगजेब ने बंगाल भेज दिया सूबेदार बना के, और दक्खन में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार रखा। लेकिन फिर शिवाजी महाराज के ऊपर विजय पाने के उद्देश्य से मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया दक्खन। मिर्जा राजा पराक्रमी, साहसी और बहुत उम्दा सिपा सालार थे। बहुत ज्यादा बड़ी सेना लेकर मिर्जा राजा ने शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया और यहां पर 1665 में पुरंदर के किले पर फतेह पाई। इस वजह से शिवाजी महाराज को संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा था। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी इस संधि के प्रस्ताव में, यह हम अगली कड़ी में बात करेंगे। इसी के अंतर्गत शिवाजी महाराज को मुगलिया सल्तनत के लिए लड़ना था, आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ। उन्होंने ऐसा किया और जो फतेह उनको मिली उसकी वजह से औरंगजेब ने उन्हें आगरा आने का निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण के बाद क्या हुआ, ये कवि भूषण की इन 2 कविताओं में है। तो आइए अब अर्थ देखे लेते हैं और एक तरह से अपनी आंखों से देखते हैं कि उस सभा में, उस दरबार में हुआ क्या। दोनों कविताओं का अर्थ एक साथ देखे लेते हैं। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहबे के जोग, ताही खड़ो कियो 6000 इनके नियरे। सबके ऊपर, सबन के ऊपर, ठाड़ो रहबे, खड़े रहने का, यानी जिनका की वर्चस्व सबके ऊपर, इनका ओहदा सबसे ऊंचा है। कौन? शिवाजी महाराज का। और उन्हें औरंगजेब के दरबार में कहाँ खड़ा किया गया? कुछ छोटे से अफसरों के बीच में। ये 6000 जो हैं, 5000, 6000 इस तरह के कुछ अफसरों के ओहदे हुआ करते थे। तो यहाँ पर इंडिकेशन यह है कि बहुत छोटे से अफसरों के बीच में खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही दूसरी कविता में है, सारी पातशाही के अमीर जूरी ठाड़े तहां, लाई के बिठायो को सूबन के नियरे। कि पूरी बादशाही यानी औरंगजेब की पूरी सल्तनत के अमीर, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनके, वो एकत्रित होकर जहां खड़े थे जूरी ठाड़े, और उसकी जगह तहां लाए के बिठायो को सूबन के नियरे। यहां वैसे सूबन यानी सूबेदारों के समूह को बोलेंगे, लेकिन इंडिकेशन यह है कि बहुत छोटे अफसरों के बीच में शिवाजी महाराज को लाके बैठा दिया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? पहली कविता में, जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारी मन, किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे। जानी गैर मिसिल, मिसिल यानी समानता, तुलना, गैर मिसिल यानी अयोग्यता दिखाना। जैसे हाजिरी, गैर हाजिरी, हाजिरी यानी प्रेजेंस, गैर हाजिरी यानी एब्सेंस। तो ये जो उनकी योग्यता के कंपैरिजन में बहुत छोटे अफसरों के बीच में खड़ा कर दिया गया शिवाजी महाराज को, तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हुए। जानी गैर मिसिल, गुसीले, गुस्साधारी मन, गुसीले गुस्सा हुए, गुस्सा मन में धरा, और उसकी वजह से किन्होंने सलाम, सलाम नहीं किया औरंगजेब को, न बचन बोले सियरे, सियरे यानी शीतल। तो शीतल वचन बोलना कि मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे पूछूंगा आप कैसे हैं, सब राजी खुशी, ठीक ठाक, मम्मी पापा ठीक हैं। तो शिवाजी महाराज ने जब ये देखा कि उनका अपमान हुआ है, तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम नहीं किया और कोई राजी खुशी की अच्छी अच्छी बातें नहीं की। इसी तरह से दूसरी कविता में है, देख के रसीले नैन गर्भ गसीले भय, करी न सलाम न बचन न बोले सियरे। तो रसीले नैन, रसीले ब्रजभाषा में सुंदर को कहा जाता है। ये बहुत सारे वर्णन शिवाजी महाराज के जो हैं, यहाँ तक कि जो उस जमाने में जो फिरंगी थे उनके भी वर्णन मिलते हैं कि शिवाजी महाराज देखने में आकर्षक थे, दुबले पतले, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और कुछ बात कह जाती थी। तो कवि भूषण ने कहा है, देख के रसीले नैन, यानी अपना ये अपमान देखकर गर्भ गसीले भय, अपमान जानकर जो गुस्सा आता है उससे भर गए। करे न सलाम न बचन बोले सियरे। और पहली कविता में भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। बलकन यानी आवेग में आना, क्रोधित होना, और महावीर तो शिवाजी महाराज के लिए है। तो भूषण कवि कहते हैं कि महावीर शिवाजी महाराज बलकन लाग्यो, आवेश में आ गए, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। और उनका क्रोध देखकर पूरी बादशाही यानी पूरे दरबार में जो सब मौजूद थे उनके होश उड़ गए। इसी तरह से दूसरी कविता में है, भूषण भनत जबे धर्यो कर मूठ पर। मूठ यानी तलवार का जो हैंडल होता है। तो कवि भूषण कहते हैं कि क्रोध के कारण शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार के मूठ पर
तलवार के हैंडल पर हाथ रखा और जैसे ही ऐसा हुआ तबे तुर्कन के निकस गए जियरे। तुर्कन यानी एक कलेक्टिव नाउन है, ये हमने पहले भी बताया है कि भारत के उत्तर पश्चिम से जितने आक्रांता आए, चाहे वो फारस से आए हों, चाहे वो अरब प्रदेश से आए हों, चाहे मुगलों के केस में वो उज्बेकिस्तान साइड से आए हों, सबको तुर्कन का नाम दिया गया है, तुर्कन या तुर्कान। तो शिवाजी महाराज ने जब अपनी तलवार के मुठ पर हाथ रखा तो सब तुर्कन के निकस गए जियरे, जिया यानी हृदय, तो निकस गए जियरे, निकस मतलब निकल जाना यानी होश उड़ गए। और पहली कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं, तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भयो, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तमक यानी गुस्से से, आवेश से शिवाजी का मुख चेहरा लाल हो गया और उसे निरखी देखकर क्या हुआ, औरंगजेब का चेहरा काला और उनके सिपाहियों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। इसी तरह से दूसरी कविता है, देख तेग चमक सिवा को मुख लाल भयो। इस कविता में यह था कि शिवाजी ने अपनी तलवार के मुठ पे हाथ रखा था और सब लोग डर गए थे, और डर के मारे लोगों ने क्या किया था, अपनी अपनी तलवारें निकालने लग गए थे। तो तेग यानी तलवार, देख तेग चमक, औरों की तलवारों की चमक देखकर शिवाजी ने कहा कि भाई मैंने तो अपनी तलवार के मुठ पे हाथ रखा, तुम लोग तलवार निकालने लग गए, गुस्से से लाल हो गए, और उनका गुस्सा देखकर औरंगजेब का चेहरा काला, स्याह मुख नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, सिपाह मुख पियरे, चेहरा पीला तब पड़ता है या फीका तब पड़ता है जब डर के मारे घिघी बन जाती है। तो शिवाजी महाराज के तेवर देखकर वहां पर सभी की डर के मारे घिघी बन गई थी। तो यह है इन दो कविताओं का सरल शब्दों में अर्थ और संदर्भ। अभी इस कहानी में बातें बहुत सी हैं करने वाली। ये तो पहली कड़ी थी, पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थीं, उसके अंतर्गत हुआ क्या, शिवाजी महाराज का आगरा जाना, वहाँ उनके साथ आगरा में और दरबार में बदसलूकी होना, और उसके बाद की कहानी आने वाली कड़ियों में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव, वंदे मातरम। पैज प्रतिपाल भूमि भार को हमाल, चहुचक को समान भयो दंडक जहान को, साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो, साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो, कर को कृपाल भयो हार के विधान को, वीर रस ख्याल से व राज भोपाल तो हाथ को विशाल भयो भूषण बखान को, तेरो कर ताल भयो दक्षिण की ढाल भयो, तेरो कर ताल भयो दक्षिण की ढाल भयो, हिंदू को दीवाल भयो काल तोर कान को, काल तोर कान को, काल तोर।